इस वीडियो में हम सप्त चक्रों को पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय योग परंपरा में चक्र सिद्धांत को किसी रहस्यमय या कि फिर काल्पनिक प्रणाली के रूप में नहीं माना गया है, बल्कि मानव चेतना के व्यवहारिक मानचित्रों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। देखिए, योग ग्रंथ ये चीज स्पष्ट करते हैं कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि उसमें चेतना अलग-अलग स्तरों पर कार्य करती है। इन्हीं स्तरों को समझाने के लिए योगियों ने चक्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। चक्र का अर्थ कोई घूमता हुआ कोई फिजिकल पहिया जैसा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह वह केंद्र है जहाँ प्राण, मन और चेतना एक दूसरे से संपर्क करते हैं। योग ग्रंथों के अनुसार चक्रों की कल्पना नाड़ियों से अलग नहीं होती। प्राण नाड़ियों में प्रवाहित होता है और जहाँ यह प्राण किसी विशेष स्तर पर ज़्यादा संगठित रूप में कार्य करता है, वहीं एक चक्र का अनुभव होता है। इसलिए चक्रों को सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में स्थित बताया गया है। व्यवहारिक भाषा में अगर कहें तो चक्र शरीर के वे बिंदु होते हैं जहाँ हमारे जीवन के अनुभव केंद्रित होकर प्रकट होते हैं, जैसे सुरक्षा की भावना, इच्छाएं, आत्मविश्वास, प्रेम, अभिव्यक्ति और विवेक। योग ग्रंथ ये भी बताते हैं कि चक्र किसी विशेष साधना से अचानक जाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वे हर व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति संतुलित या असंतुलित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बाहरी रूप से स्वस्थ होते हुए भी भीतर असुरक्षा, भय या भ्रम में जी रहा हो, तो यह चक्र चक्र स्तर पर असंतुलन का संकेत है। इस प्रकार चक्र सिद्धांत हमें यह समझाता है कि जीवन के व्यवहार, भावनाएं और निर्णयों को कैसे समझा जाए। देखिए, अगर व्यवहारिक दृष्टि से चक्र सिद्धांत का उद्देश्य शक्तियां प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि जीवन में संतुलन लाना होता है। योग शास्त्र कहते हैं कि जब प्राण ऊपर की ओर व्यवस्थित रूप से प्रवाहित होता है, तब चेतना भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि चक्रों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर बताया गया है। यह क्रम हमें ये सिखाता है कि जीवन में पहले स्थिरता, फिर संबंध, फिर आत्मबल, फिर करुणा, फिर सत्य और अंत में विवेक विकसित होता है। देखिए, इस प्रकार चक्र सिद्धांत योग का कोई रहस्यात्मक भाग नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की आंतरिक समझ है। यह हमें यह देखने का दृष्टिकोण देता है कि हमारी समस्याएं सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के असंतुलन से जुड़ी हुई होती है। योग का वास्तविक उद्देश्य इन्हीं आंतरिक केंद्रों को संतुलित करके व्यक्ति को ज़्यादा जागरूक, स्थिर और पूर्ण बनाना है। देखिए, योग शास्त्रों में चक्र की अवधारणा को प्रतीक से और अनुभव से दोनों रूपों में समझाया गया है। चक्र कोई स्थूल अंग या कि फिर कोई ग्रंथि नहीं होती। ये हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित चेतना के केंद्र होते हैं और इन्हें चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राण और चेतना निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं। यानी कि चक्र वह क्षेत्र होता है जहाँ प्राण, शक्ति और मन दोनों एक साथ स्थित होते हैं। यह परिभाषा ये भी स्पष्ट करती है कि चक्र सिर्फ ऊर्जा के केंद्र नहीं है, ये अनुभव के भी केंद्र होते हैं।
देखिए, योग ग्रंथों में चक्रों को पद्म यानी कि कमल के रूप में वर्णित किया गया है। कमल का प्रतीक यह बताता है कि चक्र बाहरी अशुद्धियों के बीच रहते हुए भी भीतर से शुद्ध और जागरूक रह सकते हैं। कमल की पंखुड़ियां चक्र में निहित संभावनाओं और वृत्तियों का संकेत देती है। जितनी ज्यादा पंखुड़ियां, उतनी ही अधिक मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियां उस स्तर पर काम करती हैं। शास्त्र हमें ये भी बताते हैं कि चक्रों का सीधा संबंध नाड़ी तंत्र, विशेष रूप से सुषुम्ना नाड़ी से होता है। सुषुम्ना को चक्रों का मुख्य मार्ग कहा गया है, क्योंकि चेतना का ऊपर की ओर गमन इसी नाड़ी के माध्यम से होता है। जहाँ सुषुम्ना में प्राणों का केंद्रण होता है, वहीं एक चक्र का अनुभव प्रकट होता है। इसलिए चक्रों को मेरुदंड के क्रम में स्थित बताया गया है। देखिए, चक्रों की अवधारणा को समझने में एक सबसे इम्पोर्टेंट शास्त्रीय पॉइंट यह है कि चक्र जागृत या सुप्त किसी यांत्रिक स्विच की तरह नहीं होते। योग ग्रंथ संकेत देते हैं कि चक्र सदैव कार्यरत होते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति में उसकी चेतना बिखरी हुई होती है। योग साधना का उद्देश्य इस बिखराव को समेटना होता है, न कि कुछ नया उत्पन्न करना। व्यवहारिक दृष्टि से चक्र सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में प्रत्येक और प्रमुख समस्या किसी न किसी चक्र स्तर से जुड़ी हुई होती है। जब जीवन में अस्थिरता होती है तो मूल स्तर प्रभावित होता है। जब संबंधों और भावनाओं में उलझन होती है तो उससे अगला स्तर। इस प्रकार चक्र किसी कल्पना का विषय नहीं होता, यह मानव व्यवहार और चेतना को समझने की एक रूपरेखा होती है। इसलिए योग शास्त्रों में चक्रों को देखने या कल्पना करने से अधिक उसे अनुभव करने और उसे संतुलित करने पर जोर दिया जाता है। यही चक्र की शास्त्रीय परिभाषा का व्यवहारिक सार होता है। चक्र सिद्धांत किसी एक ग्रंथ की कल्पना नहीं है। यह भारतीय योग परंपरा में विकसित हुआ एक शास्त्रीय ढांचा है। अलग-अलग योग ग्रंथों ने चक्रों का वर्णन अपने साधना के उद्देश्य के अनुसार किया, परंतु सभी का मूल भाव एक ही होता है कि मानव चेतना मेरुदंड के साथ ऊपर की ओर विकसित हो। देखिए, हठ प्रदीपिका चक्रों को डायरेक्टली कुंडलिनी और सुषुम्ना से जोड़ता है। इसके अनुसार जब प्राण सुषुम्ना में स्थिर होता है, तभी चक्रों का अनुभव संभव होता है। हठ प्रदीपिका चक्रों का विस्तृत प्रतीकात्मक वर्णन नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ यह बताता है कि नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम और बंधों के बिना चक्र सिद्धांत सिर्फ बौद्धिक ज्ञान रह जाता है। घेरंड संहिता चक्रों को शरीर शोधन और मन की तैयारी से जोड़कर देखता है। इसमें ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि जब तक स्थूल शरीर और प्राण शुद्ध नहीं होते, तब तक चक्रों की बात करना व्यवहारिक नहीं होता। इसलिए यह ग्रंथ पहले षटक्रम, फिर आसन, फिर प्राणायाम उस पर बल देता है। इसका संकेत सीधा सा ही है कि चक्र सिद्धांत कोई शॉर्टकट नहीं, एक क्रमिक प्रक्रिया है। देखिए, कुछ योग उपनिषद जैसे योग कुंडली उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद, ये ग्रंथ चक्रों को ज़्यादा आंतरिक और अनुभवात्मक रूप में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ चक्रों का वर्णन बाहर के चिन्हों से ज़्यादा आंतरिक परिवर्तन के रूप में किया गया है। इन ग्रंथों में ये चीज़
स्पष्ट रूप से बताई गई है कि नाड़ी शुद्धि के बिना न तो कुंडलिनी जगती है और न ही चक्रों की चेतना स्पष्ट होती है। इस बात को अगर व्यवहारिक भाषा में समझें तो योग ग्रंथों में चक्रों का वर्णन किसी मानचित्र की तरह नहीं होता। अलग अलग ग्रंथ उस मानचित्र के अलग अलग हिस्सों पर रोशनी डालते हैं। जहाँ साधना की विधि अगर कोई बताता है तो कोई अनुभव की अवस्था, तो कोई चेतना के लक्ष्य को स्पष्ट करता है। पर सभी मिलकर यह सिखाते हैं कि जो सप्त चक्र सिद्धांत है, ये कोई रहस्यात्मक एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मानव जीवन के आंतरिक विकास की समझ है। देखिए, षट चक्रों के क्रम में इस क्रम को नीचे से ऊपर की ओर बताया गया है, क्योंकि योग का जो मूल उद्देश्य है, वह है स्थूल जीवन से सूक्ष्म बोध की ओर बढ़ना। इसमें पहला जो चक्र है, जो सबसे नीचे स्थित होता है, वो है मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र को मेरुदंड के आधार पर स्थित बताया गया है। योग की भाषा में यह जीवन की नींव है, जहाँ स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ी चेतना कार्य करती है। देखिए, व्यवहारिक जीवन में जब व्यक्ति असुरक्षा, भय या अस्थिरता में जीता है, तो यह स्तर प्रभावित होता है। शास्त्र इस चक्र को पृथ्वी तत्व से जोड़ते हैं, जो स्थायित्व और आधार का प्रतीक है। मूलाधार के ऊपर स्वादिष्टान चक्र बताया गया है। यह चक्र इच्छाओं, भावनाओं और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। योग ग्रंथ बताते हैं कि इस स्तर पर चेतना बहिर्मुखी होती है और सुख दुख के अनुभव प्रधान रूप से रहते हैं। व्यवहारिक रूप से यह हमारे संबंधों, आकर्षण और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में प्रकट होता है। इसे जल तत्व से जोड़ा गया है, जो प्रवाह और परिवर्तन का प्रतीक है। इसके ऊपर मणिपुर चक्र स्थित माना गया है। यह आत्मबल, निर्णय और कर्म शक्ति का केंद्र है। योग शास्त्र इसे अग्नि तत्व से जोड़ते हैं और जीवन में जब व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, वह अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है, तब यह स्तर संतुलित होता है। असंतुलन की स्थिति में या तो अहंकार बढ़ता है या आत्मविश्वास कमजोर होता है। हृदय क्षेत्र में अनाहत चक्र को योग ग्रंथ भावनात्मक परिपक्वता का केंद्र मानते हैं। यहाँ करुणा, प्रेम और संबंधों की गुणवत्ता विकसित होती है। इस चक्र को वायु तत्व से जोड़ा गया है, जो विस्तार और जोड़ने की क्षमता का प्रतीक है। व्यवहारिक रूप से यह चक्र हमारे संबंधों में संतुलन और स्वीकार्यता को दर्शाता है। गले के क्षेत्र में स्थित विशुद्ध चक्र अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा हुआ है। योग शास्त्रों के अनुसार यह चेतना यहाँ पर चेतना अधिक शुद्ध और स्पष्ट होने लगती है। व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है और झूठ या दमन से मुक्त होने लगता है। इसे आकाश तत्व से जोड़ा गया है, जो विस्तार और स्पष्टता का प्रतीक है। इन पांचों के ऊपर आज्ञा चक्र को स्थित बताया गया है, जो विवेक और अंतर्दृष्टि का केंद्र है। यहाँ चेतना द्वैत से ऊपर उठने लगती है। व्यवहारिक जीवन में यह स्पष्ट निर्णय, आंतरिक मार्गदर्शन और गहरी समझ के रूप में अनुभव होता है। योग ग्रंथ इसे मन और प्राण के मिलन का बिंदु मानते हैं। देखिए, योग ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मरंध्र जो सातवां चक्र है,
वो मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित होता है और वह सूक्ष्म बिंदु है जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी का अंतिम छोर माना गया है। इसे षट चक्रों के ऊपर स्थित बताया गया है, इसलिए इसे सामान्यतः सातवां चक्र नहीं कहा गया, बल्कि इसे चेतना का द्वार बताया गया है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि ब्रह्मरंध्रे निरोधेन मनः शून्यम प्रजायते, यानी कि जब प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित होता है तब मन शून्यता और पूर्ण स्थिरता की अवस्था में पहुंचता है। योग शास्त्र ये भी स्पष्ट करते हैं कि आज्ञा चक्र तक चेतना का विकास अभी भी साक्षी और विवेक की अवस्था में होता है, लेकिन ब्रह्मरंध्र वह बिंदु है जहाँ साधक और साध्य का भेद भी समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष द्वार भी कहा गया है। ब्रह्मरंध्र में साध्य और साधक यानी कि साधक यानी जीवात्मा और साध्य यानी कि परमात्मा, इसका भेद मिट जाता है, यानी कि समाधि की अवस्था में प्राण ब्रह्मरंध्र में होता है और यही कारण है कि इसे मोक्ष द्वार भी कहा गया है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो ब्रह्मरंध्र कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कुछ करने से पहुंचा जाए। यह एक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब जीवन के सभी स्तर संतुलित हो जाते हैं, जब स्थिरता यानी कि मूलाधार, भावनात्मक संतुलन यानी स्वाधिष्ठान, आत्मबल यानी मणिपुर, करुणा यानी कि अनाहत, सत्य अभिव्यक्ति यानी विशुद्ध और विवेक यानी कि आज्ञा चक्र एक साथ समरस हो जाते हैं। तब चेतना अपने आप ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ती है। योग शास्त्रों में मृत्यु के संदर्भ में भी ब्रह्मरंध्र का विशेष उल्लेख बताया गया है। कहा गया है कि जिसकी चेतना जीवन में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, उसके लिए मृत्यु सिर्फ देह परिवर्तन बन जाती है। यह संकेत करता है कि ब्रह्मरंध्र सिर्फ ध्यान की अवस्था नहीं बल्कि जीवन की दिशा का भी प्रतीक है। इस प्रकार ब्रह्मरंध्र को षट चक्र प्रणाली का अंतिम लक्ष्य कहा जा सकता है। चक्र साधना का उद्देश्य यहीं आकर पूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर चेतना किसी केंद्र में बंधी नहीं रहती बल्कि सीमाओं से मुक्त हो जाती है। देखिए, योग शास्त्रों में षट चक्रों को किसी रहस्यमय शक्ति के केंद्र के रूप में नहीं माना गया, बल्कि मानव मन और जीवन के अलग अलग स्तरों के रूप में समझाया गया है। प्रत्येक चक्र हमारे सोचने, महसूस करने, निर्णय लेने और संबंध बनाने के तरीके को प्रभावित करता है। व्यवहारिक भाषा में अगर कहें तो चक्र हमें यह समझने का ढांचा देते हैं कि जीवन के किस स्तर पर असंतुलन हो रहा है। देखिए, मूलाधार चक्र मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षा और विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति को जीवन में आधार और स्थिरता का अनुभव होता है। वह भविष्य को लेकर अत्यधिक भयभीत नहीं रहता और जमीन से जुड़ा रहता है। असंतुलन की स्थिति में भय, असुरक्षा, संग्रहण करने की प्रवृत्ति या जीवन के प्रति अविश्वास दिखाई देता है। जीवन उपयोगी स्तर पर यह चक्र हमारे रहने, भोजन, आर्थिक सुरक्षा और दैनिक अनुशासन से जुड़ा हुआ है। स्वाधिष्ठान चक्र भावनाओं, इच्छाओं और संबंधों का केंद्र होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह आनंद, आकर्षण और रचनात्मकता को नियंत्रित करता है। संतुलित स्वाधिष्ठान व्यक्ति को भावनात्मक रूप से लचीला बनाता है और वह संबंधों में बहता है, लेकिन बहता नहीं। असंतुलन होने पर या तो ज्यादा आसक्ति, लिप्सा या
भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाई देता है, या कि फिर भावनात्मक दमन और शून्यता दिखाई देती है। देखिए, दैनिक जीवन में यह चक्र संबंधों, कामना और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। मणिपुर चक्र आत्मबल और निर्णय क्षमता का केंद्र होता है। योग शास्त्र इसे अग्नि तत्व से जोड़ते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से यह आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति को दिखाता है। इसके संतुलन होने पर व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है और अपने निर्णयों में स्पष्ट होता है। असंतुलन की स्थिति में या तो अहंकार या नियंत्रण की प्रवृत्ति या क्रोध बढ़ता है, या कि फिर आत्मविश्वास की कमी और निर्भरता आती है। जीवन के उपयोगी स्तर में यह चक्र कार्य क्षेत्र, नेतृत्व और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ होता है। अनाहत चक्र भावनात्मक परिपक्वता और करुणा का केंद्र होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह प्रेम, क्षमा और जुड़ाव की क्षमता को दिखाता है। संतुलन की अवस्था में यह व्यक्ति को संबंधों में खुलापन देता है, बिना अपेक्षा के देने की क्षमता विकसित करता है। और असंतुलन होने पर या तो भावनात्मक कठोरता और अलगाव दिखाई देता है, या कि फिर अत्यधिक भावुकता और आत्म त्याग दिखाई देता है। जीवन में यह चक्र संबंधों की गुणवत्ता और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करता है। विशुद्धि चक्र अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से स्पष्ट संवाद, आत्म अभिव्यक्ति और आंतरिक शुद्धता से जुड़ा हुआ है। संतुलित होने पर यह व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट और ईमानदारी से कह पाता है। असंतुलन में या तो बोलने में भय, दमन या भ्रम होता है, या फिर कठोर और असंवेदनशील अभिव्यक्ति होती है। दैनिक जीवन में यह चक्र संवाद, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सत्य निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, आज्ञा चक्र विवेक और अंतर्दृष्टि का केंद्र होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ट देखने और सही गलत में भेद करने की क्षमता देता है। संतुलित आज्ञा चक्र व्यक्ति को बाहरी शोर से ऊपर उठकर निर्णय लेने में सहायता करता है। असंतुलन की स्थिति में भ्रम, अंधविश्वास या मानसिक अतिकल्पना दिखाई देती है। जीवन उपयोगी स्तर पर यह चक्र निर्णय क्षमता, दिशा और जीवन दृष्टि को प्रभावित करता है। ब्रह्मरंध्र को योग शास्त्र किसी चक्र की तरह नहीं बल्कि चेतना की पूर्ण अवस्था के रूप में मानता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में अगर कहें तो यह वह स्तर है जहाँ व्यक्ति की पहचान केवल शरीर, भावना या विचारों से नहीं होती। यहाँ मैं सीमित भूमिका या अहंकार तक सिमटा नहीं रहता, बल्कि व्यापक दृष्टि में परिवर्तित होता है। जब जीवन के निचले सभी स्तर संतुलित होते हैं, तब ब्रह्मरंध्र का अनुभव सहज रूप से अपने आप प्रकट होता है। व्यवहारिक जीवन में यह अवस्था किसी रहस्यमय अनुभव की तरह नहीं होती, बल्कि गहरी स्पष्टता और स्थिर शांति के रूप में सामने आती है। व्यक्ति जीवन की घटनाओं से प्रभावित तो होता है, लेकिन उनसे उलझता नहीं। सफलता और असफलता दोनों को समान नजर से देखने की क्षमता यहीं से आती है। ब्रह्मरंध्र उस अवस्था का संकेत है जहाँ व्यक्ति की चेतना
प्रतिक्रियात्मक नहीं रहती। भय, लालच, क्रोध या आसक्ति जैसी प्रवृत्तियां अपने आप नष्ट होती हैं। निर्णय आवेग से नहीं आते, बल्कि गहरी समझ से आते हैं। यह किसी पलायन की अवस्था नहीं होती, बल्कि पूर्ण जागरूकता में जीने की क्षमता होती है। योग शास्त्रों में ये भी स्पष्ट संकेत मिलता है कि किसी चक्र किसी स्विच की तरह ऑन या ऑफ नहीं होते। वे हर समय सक्रिय रहते हैं, लेकिन संतुलित या असंतुलित हो सकते हैं। जब किसी स्तर पर चेतना का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, तब उसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और जीवन परिस्थितियों में दिखाई देने लगता है। देखिए, मूलाधार चक्र के असंतुलन में व्यक्ति भीतर से असुरक्षित महसूस करता है। व्यवहार में वह बार-बार भय, भविष्य की चिंता, आर्थिक अस्थिरता का डर या अत्यधिक संग्रह की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होता है। कुछ लोगों में इसका उल्टा रूप भी दिखाई देता है, जहां वे जमीन से कटे हुए, अव्यवस्थित और गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। यौगिक दृष्टि से यह संकेत है कि जीवन की बुनियादी स्थिरता कमजोर हो रही होती है। स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित होने पर भावनात्मक अस्थिरता प्रमुखता से दिखाई देती है। व्यक्ति कभी अत्यधिक आसक्त, कभी अचानक विरक्त दिखाई देता है। संबंधों में भ्रम, जलन, भावनात्मक निर्भरता या आनंद की अतिशय खोज इस स्तर के असंतुलन के संकेत है। व्यवहारिक जीवन में रचनात्मकता रुक जाना या भावनाओं का दब जाना इसी चक्र से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र के असंतुलन का सीधा प्रभाव आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता पर पड़ता है। कुछ लोग अत्यधिक नियंत्रणकारी, क्रोधी और अहंकारी हो जाते हैं, जबकि कुछ में आत्मविश्वास की कमी, भय और निष्क्रियता दिखाई देती है। योग शास्त्र इसे अग्नि के असंतुलन से जोड़ते हैं, जहां या तो अग्नि बहुत तेज होती है या कि फिर बुझने लगती है। अनाहत चक्र के असंतुलन में व्यक्ति संबंधों में या तो ज्यादा कठोर हो जाता है या फिर ज्यादा भावुक हो जाता है। क्षमा न कर पाना, पुराने घावों को पकड़े रहना या अपने आप को बार बार दूसरों के लिए खो देना इस इस स्तर का इस स्तर के संकेत हैं। जीवन में प्रेम और करुणा की जगह अपेक्षा और पीड़ा हावी होने लगती है। विशुद्धि चक्र असंतुलित होने पर व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता। या तो वह भीतर ही भीतर दबा रहता है या फिर बिना संवेदनशीलता के बोलता है। असत्य, भ्रम, आत्म अभिव्यक्ति का भय और संवाद की कमी इस चक्र के व्यवहारिक लक्षण होते हैं। इससे जीवन में गलतफहमियां और आंतरिक तनाव बढ़ते हैं। आज्ञा चक्र के असंतुलन में विवेक धुंधला हो जाता है। व्यक्ति या तो ज्यादा कल्पना, भ्रम और अंधविश्वास में चला जाता है या कि फिर अंतर्दृष्टि से कटकर सिर्फ बाहरी सूचनाओं पर निर्भर हो जाता है। निर्णय स्पष्ट नहीं रहते और जीवन की दिशा को लेकर भ्रम बना रहता है। ब्रह्मरंध्र के संदर्भ में असंतुलन का अर्थ अलग है। यहाँ समस्या किसी एक व्यवहार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन की पूरी दृष्टि बिखर जाती है। व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों के बावजूद भीतर खालीपन महसूस करता है। शांति की खोज बाहर चलती रहती है, क्योंकि भीतर का केंद्र स्थिर नहीं होता। योग शास्त्र इसे चेतना के ऊर्ध्व प्रवाह के अवरोध का संकेत मानते हैं। योग शास्त्र ये भी स्पष्ट करते हैं कि चक्रों की शुद्धि या संतुलन कोई अलग अलग प्रक्रिया नहीं है,
यह समग्र योग जीवन शैली का ही परिणाम है। चक्र किसी तकनीक से ठीक नहीं किए जाते, बल्कि जब प्राण, मन और आचरण में सामंजस्य आता है, तब चक्र अपने आप संतुलन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि को आधार माना गया है। हठ योग के ग्रंथ कहते हैं कि जब तक नाड़ियां अशुद्ध हैं, तब तक चक्रों पर कार्य करना केवल कल्पना होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से ईड़ा और पिंगला का संतुलन स्थापित होता है, जिससे सुषुम्ना में प्राण प्रवाह के लिए मार्ग बनता है। यही चक्र संतुलन की वास्तविक शुरुआत होती है। आसन चक्र शुद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। योग शास्त्रों में आसनों का उद्देश्य सिर्फ शरीर को लचीला बनाना नहीं होता, बल्कि उसे स्थिर और संवेदनशील बनाना होता है। स्थिर आसन में शरीर में अवरोध कम होता है और प्राण सहज रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगता है। विशेष रूप से मेरुदंड को सीधा और स्थिर रखने वाले आसन चक्र संतुलन में सहायक माने गए हैं। इसके बाद प्राणायाम का स्थान आता है। योग ग्रंथ बताते हैं कि प्राणायाम से न केवल श्वास नियंत्रित होती है, बल्कि चेतना का प्रवाह भी शुद्ध होता है। संतुलित प्राणायाम अभ्यास से मणिपुर से लेकर आज्ञा चक्र तक मानसिक स्पष्टता और स्थिरता बढ़ती है। यहाँ जोर किसी विशेष चक्र को उत्तेजित करने पर नहीं होता, बल्कि श्वास को सहज और लयबद्ध बनाने पर दिया गया है। मुद्रा और बंध को योग शास्त्रों में चक्र संतुलन का सूक्ष्म साधन बताया गया है। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध प्राण को नीचे की ओर बिखरने से रोकते हैं और ऊपर की ओर उनको निर्देशित करते हैं। इससे चक्रों में प्राण का संकेंद्रण स्वाभाविक रूप से होने लगता है, यानी कि प्राण चक्रों में स्वाभाविक रूप से केंद्रित होने लगते हैं। योग शास्त्र इसे प्राण को जबरन उठाना नहीं कहता, बल्कि इसे सही दिशा में धकेलना या फिर इसे सही दिशा में निर्देशित करना कहता है। मंत्र और ध्यान चक्र शुद्धि का आंतरिक साधन होता है। शास्त्र बताते हैं कि जब मन एकाग्र होता है, तो चक्रों की अशांति स्वयं शांत होने लगती है। मंत्रों का प्रयोग ध्वनि के माध्यम से चेतना को स्थिर करता है, जबकि ध्यान चक्रों को देखने या कल्पना करने से अधिक अनुभव की अवस्था में ले जाता है। इन सभी साधनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है आचरण और जीवन शैली। योग शास्त्र बार बार ये बताते हैं कि असंयमित जीवन, असत्य, अति भोग और मानसिक अशांति, इसके साथ साथ चक्र का संतुलन संभव नहीं। यम नियम, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और सजग व्यवहार चक्र शुद्धि की मौन साधना है। इस प्रकार चक्र शुद्धि कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि जीवन के ढंग में आने वाला परिवर्तन है। योग का उद्देश्य चक्रों को खोलना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को इतना संतुलित बनाना है कि चेतना अपने आप स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठने लगे। योग शास्त्रों में कुंडलिनी को कोई रहस्यमय शक्ति नहीं बताया गया, बल्कि मानव चेतना की सुप्त संभावना के रूप में समझाया गया है। इसे मूलाधार में स्थित कहा गया है, क्योंकि वहीं पर जीवन की मूल ऊर्जा और अस्तित्व की जड़ मानी जाती है। कुंडलिनी का अर्थ यह नहीं होता कि कोई नई शक्ति उत्पन्न होती है, बल्कि यह है कि जो चेतना सामान्य जीवन में बिखरी हुई रहती है, वह क्रमशः ऊपर की ओर संगठित होने लगती है।
षट चक्र का वास्तविक अर्थ कुंडलिनी का किसी नली में ऊपर चढ़ना नहीं है, बल्कि चेतना का परिपक्व होना है। योग शास्त्र बताते हैं कि जब व्यक्ति का जीवन केवल सुरक्षा और जीविका तक सीमित रहता है, तब तक चेतना मूलाधार स्तर पर ही कार्य करती है। पर जैसे जैसे जीवन में भावनात्मक समझ, आत्मबल, करुणा, सत्य और विवेक विकसित होते हैं, वैसे वैसे चेतना स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों से होकर ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है। हठ योग ग्रंथों में कहा गया है कि कुंडलिनी तब जागृत होती है जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं और प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगते हैं। इसका प्रैक्टिकल अर्थ ये है कि जब व्यक्ति का जीवन अधिक अनुशासित, सजग और संतुलित होता है, तब चेतना ऊपर की ओर अपने आप उठने लगती है। इसमें किसी प्रकार का बल या उत्तेजना नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक आंतरिक परिवर्तन होता है। षट चक्र यात्रा को योग शास्त्र भेदन कहते हैं। भेदन का अर्थ किसी केंद्र को तोड़ना नहीं होता, बल्कि उस स्तर की सीमाओं को पार करना है। जैसे मणिपुर भेदन का अर्थ है कि आत्मबल का परिपक्व होना, न कि ये कि अहंकार का विस्तार होना। अनाहत भेदन का अर्थ है कि बिना शर्त करुणा या विकास होना। इसी तरह आज्ञा चक्र भेदन का अर्थ दृष्टि का स्पष्ट होना है, न कि किसी दृश्य का दिखना। जब यह यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ती है, तब चेतना ब्रह्मरंध्र की ओर उन्मुख होती है। योग शास्त्रों में षट चक्र सिद्धांत किसी एक काल या संन्यास परंपरा तक सीमित नहीं होता। इसका वास्तविक महत्व आज के जीवन में और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य की समस्याएं अधिकतर भीतरी असंतुलन से जुड़ी हुई है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। आधुनिक जीवन में व्यक्ति भौतिक सुविधाओं से घिरा होने के बावजूद भी भीतर असुरक्षा, तनाव और भ्रम अनुभव करता है। यह स्थिति मूलाधार और मणिपुर स्तर के असंतुलन की ओर संकेत करती है। आर्थिक स्थिरता होने के बाद भी भविष्य का भय या पद या शक्ति होने के बाद भी आत्मसंतोष का अभाव यही बताता है कि जीवन का आधार भीतर से सुदृढ़ नहीं है। आज संवाद की बहुत सुविधा है, लेकिन स्पष्टता कम है। गलतफहमियां, आंतरिक दबाव और अभिव्यक्ति का भय विशुद्धि चक्र के असंतुलन की ओर संकेत करता है। योग शास्त्र इस स्तर पर सत्य, सजगता और शुद्ध अभिव्यक्ति पर बल देते हैं। योग शास्त्रों में षट चक्र सिद्धांत का अंतिम संदेश बहुत सीधा और व्यवहारिक है। यह सिद्धांत किसी विशेष अनुभव, शक्ति प्रदर्शन या रहस्य की ओर नहीं लेके जाता, बल्कि मानव जीवन को समझने का एक आंतरिक मानचित्र प्रदान करता है। यह मानचित्र यह बताता है कि हमारी चेतना किन किन स्तरों पर कार्य करती है और जीवन की समस्याएं वास्तव में कहाँ जन्म लेती है। इस पूरी यात्रा का शिखर ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ चेतना किसी एक भूमिका, पहचान या उपलब्धि में बंधी नहीं रहती। यह अवस्था संसार से पलायन नहीं सिखाती, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहने की क्षमता देती है। यही कारण है कि योग शास्त्र मुक्ति को जीवन के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन के रूप में देखते हैं। षटचक्र सिद्धांत का उद्देश्य यह नहीं है कि व्यक्ति अपने भीतर कुछ खोजे, बल्कि यह है
कि वह अपने जीवन को अधिक सजगता से जिए। जब व्यक्ति अपने व्यवहार, भावनाओं और निर्णयों को समझने लगता है, तब चक्र संतुलन स्वतः होने लगता है। योग यहाँ किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि स्पष्टता, स्थिरता और संतुलन की दिशा को दिखाता है।